आपकी बात जब सुनी तो एक बात मेरे गुरु की मुझे याद आई। उन्होंने मुझे कहा कि राकेश, जब भी कोई बात को समझाता है तो बोले एक चीज का ध्यान रखना, मतलब आपकी बात को थोड़ा सा मतलब वापस कंटिन्यू कर रहा हूं। बोले एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारी बात सुनने वाले के मस्तिष्क में कभी नहीं जानी चाहिए। ये थोड़ा सा समझ नहीं आई बात। बोले जो भी बात कर रहे हो आप, तो इस चीज का ख्याल रखना कि वो सुनने वाले के मस्तिष्क में कभी नहीं जाए, क्योंकि मस्तिष्क जो है हमारे आजकल के जो टीवी हेडलाइंस के जैसे हैं, केदारनाथ 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 केदारनाथ, उसके तुरंत बाद सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल सर्जिकल उसके तुरंत बाद आसाराम बापू आसाराम बापू आसाराम बापू आसाराम बापू। तो ये क्या है कि एक नया ब्रेकिंग न्यूज आया तो पुराने सारे न्यूज वो चले गए। तो हमारा मस्तिष्क भी कुछ ऐसा ही है कि जहां पे एक कोई बड़ा सब्जेक्ट आया तो पुराने सारे सब्जेक्ट जो है वो वॉश आउट हो जाते, वो वहीं पे पूछे छूट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि राकेश, जब भी बात करें तो सामने वाले के मस्तिष्क में बात नहीं जानी चाहिए, बोले उसके दिल में बात जानी चाहिए, क्योंकि दिल के माध्यम से, रक्त के कणों के माध्यम से शरीर के कण कण में वो बात बस जाए, शरीर के कण कण में वो बात पहुंच जाए और शरीर के कण कण में वो बात बस जाए, और इस तरह से कहीं ना कहीं पे वो बातें जीवन को इंपैक्ट करेगी, आचरण में आएगी। सबसे पहली बात। सब बहुत बहुत आभार। दूसरी एक बात जो पदम जी ने बोली और आपने भी बोली, संकल्प। संकल्प तो एक ऐसा ही वर्कशॉप चल रहा था और संकल्प के ऊपर कुछ बात चल रही थी। तो ऐसे ही एक ऊपर से थॉट आया कि संकल्प जो है, दिस इज लाइक ए बिंदु। संकल्प जो है वो एक बिंदु की तरह होता है जिसका कोई विकल्प नहीं है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प है तो वो संकल्प नहीं है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है कि साहब हुआ तो चले जाएंगे, नहीं हुआ तो ठीक है, जयराम जी की। तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, और अगर विकल्प है तो वो संकल्प नहीं है। यंगस्टर्स के साथ जब मैं काम करता हूं तो मैं जनरली शुरुआत करता हूं कि शुरुआत उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक हमें अंत का पता नहीं हो। नेवर बिगिन अनलेस यू नो द एंड वेरी क्लियरली। और फिर एक पूरी प्रक्रिया चलती है वो अंत को दर्शाने की। शायद उसके अंदर आज इनफैक्ट समय की मर्यादा में नहीं जाऊंगा, पर चॉइसेस दिए जाते हैं, और चॉइसेस के बाद एक सवाल मैं हमेशा जरूर पूछता हूं कि ये आपकी इच्छा है या आपका निर्णय है, या ये आपकी इच्छा है, मोक्ष पाने की इच्छा है, या संकल्प या निर्णय है। तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे पूछा कि साहब, इच्छा और निर्णय में अंतर क्या होता है? इच्छा और निर्णय में अंतर क्या होता है? तो मैंने कहा भैया ऐसा है, इच्छा का मतलब है कि मुझे दिल्ली जाना है, जाना तो है, मौका पड़ा तो चले जाएंगे, नहीं पड़ा तो जयराम जी की, मौका पड़े तो चले जाएंगे। और संकल्प का मतलब होता है कि इफ देयर इज अ वे आई विल फाइंड इट, इफ देयर इज नो वे आई विल क्रिएट इट।
अगर रास्ता है तो ढूंढ लूंगा, नहीं है तो बना लूंगा, पर पहुंचूंगा जरूर। अगर रास्ता है तो ढूंढ लूंगा, और नहीं है तो बना लूंगा, पहुंचूंगा जरूर। और शक्ति आती है संकल्प से ही, इसीलिए हमारे में पचकाण का महत्व है। आप उपवास करो, जब तक पचकाण नहीं लिया तब तक चीजें डगमग होती है। और नो? अच्छा, सेल्स वाले कितने लोग हैं इधर? सेल्स वाले है तो सब सेल्स में एक भाषा है, यू नो। इनफैक्ट लाइक मैं पिछले ऑलमोस्ट 18-19 सालों से मतलब आई बीन हार्डकोर सेल्स गाय। तो सेल्स में हमारे यहां पे एक मंत्र होता है कि जब तक सामने वाले ने चेक नहीं दिया या जब तक सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तब तक वो कहानी ही है। क्योंकि पैसा दिया मतलब सामने वाले का संकल्प है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवाएं उसको लेनी है, और अगर चेक साइन नहीं किया इसका मतलब है कि अभी तक उसका संकल्प नहीं बना। तो संकल्प नहीं बना तो डामाडोल है। जैसे हम बोलते हैं कि पचकाण लिया तो संकल्प है, तो उसके बाद में कोई स्टोरी यहां पे नहीं आती। नहीं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार यहां बैठा है, दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार यहां बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह उठना होता है, सुबह उठना होता है, यू नो, ये कहा जाता है कि द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन लाइफ, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन लाइफ इज द टाइम बिटवीन योर वेकअप एंड गेटअप। जिंदगी का सबसे मुश्किल समय कौन सा है? जागने और बिस्तर से उठने के बीच का जो समय है वो जिंदगी का सबसे मुश्किल समय। बाकी सब उससे बहुत आसानी है। कितने लोग सहमत हो? हाँ, दुनिया का सबसे मुश्किल समय कौन सा है? व्यक्ति संकल्प करके सोता है कि सुबह 4 बजे उठना है, तो 3:50 पे आपका अलार्म 4 बजे का लगता है, बट 3:50 पे आप जाग ही जाते हो। यस और नो? तो ये क्या है? वेकअप तो हो गया, समस्या है गेटअप की, राइट? अब ये गेटअप की समस्या क्यों है? क्योंकि ये बड़ा कहानीकार है। कल रात को भैया बहुत लेट सोया था, दिन में जल्दी उठेगा तो पूरा दिन उबासी आती, यू नो, इतनी विविध प्रकार की कहानियां सुनाई जाती है। और अगर 6:30 का फ्लाइट पकड़ना है तो कहानीकार की कहानियां नहीं चलती है। ये सौ नो? पचकान ले लिया है तो कहानीकार की कोई कहानी नहीं चलती है, राइट? और पचकान नहीं लिया है, इसकी हर कहानी चलती है। और वो इतना मतलब यू नो नाटकीय स्वरूप से उस कहानी को प्रेजेंट करता है कि यू नो उससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं दुनिया में। ये शक्ति है संकल्प की। अगर आपको व्यापार करना है, कल मैं किसी के साथ बैठा था रात को, तो बोले पिछले कई सालों से मैं सोच रहा हूं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। ये इच्छा तो बहुत सालों से थी, बट आज ऑलमोस्ट 55-56 साल की उम्र हो गई, बट मैं आज तक बिजनेस चालू नहीं किया। कारण यह था कि इच्छा थी, संकल्प नहीं था। इच्छा संकल्प में कन्वर्ट कब होगी? जब 2-5 लाख रुपया उधार लाके डाल दो, दुकान को एडवांस दे दो, रैक खरीद लो, मशीन लाके रख दो। कोई मुझे बोल रहा था आज सुबह कि मुझे वेट रिडक्शन करना, बहुत समय से सोच रही हूं। वेट रिडक्शन कब होगा? 8,000 रुपया जाके जिम वाले को दे दो, या एक योगा टीचर को बुला के उसको पैसा दे दो पहले। तो जब पैसा देते हैं तो संकल्प आता है, क्योंकि हमने रिसोर्स कमिट किया है उधर। जब हमने रिसोर्स कमिट किया है, कुछ सीखना है आपको। बहुत लोगों को सीखने की तमन्ना होती है, बट जब भी कोई कोर्स अनाउंस होता है, जब भी कोई वक्ता आता है, जब भी कोई टीचर आता है, जब भी कोई आचार्य आते हैं, हम रिसोर्स कमिट नहीं करते। तो जब तक हम रिसोर्स कमिट नहीं करते, जब तक हम कुछ अर्थ को नहीं लगाते, तब तक वो इच्छा ही है, वो निर्णय में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकता। और जब तक इच्छा है तब तक इसकी कहानियां बहुत सारा है।
इसकी कहानियां बहुत सारी है। धंधा करना तो चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, बट पैसा लगाया डूब गया तो ट्रू, यस और नो, राइट। दूसरी एक बहुत बड़ी बात इनफैक्ट पदम जी ने बोली, धर्म वो है जो धारण किया जाए। बहुत प्यारी बात बोली, धर्म वो है जो धारण किया जाए। और मैं एक बहुत पहुंचे हुए जीव, मैं उनका एक सेशन अटेंड कर रहा था एंड उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझाया। तो धर्म वो है जो धारण किया जाए, या धर्म का एक्चुअल मतलब इट इज ड्यूटी, व्हाट आई एम सपोज टू बी डूइंग। एक्चुअल मतलब जो है, इट इज माई ड्यूटी विच आई एम सपोज टू बी डूइंग। ड्यूटी टुवर्ड्स व्हाट? कर्तव्य है। धर्म जो है कर्तव्य है, मेरे अपने प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे सोसाइटी के प्रति, मेरे बिल्डिंग के प्रति, मेरे सोसाइटी के प्रति, मेरे शहर के प्रति, मेरे देश के प्रति। कल रात को एक काउंसलिंग कर रहा था, वन यंगस्टर, तो ही सेड, मतलब आज हकीकत में यह बड़ा द्वंद्व है, यह बड़ा द्वंद्व है। दो प्रकार के यंगस्टर्स को मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को मिलता हूं, उसमें मेरा बड़ा स्वार्थ है और मैं बड़ा स्वार्थी हूं, बिना स्वार्थ के कोई काम करता नहीं हूं। मेरा स्वार्थ यह है, एक जिज्ञासा को पूरा करना कि आज का यूथ या किसी भी समय का यूथ जो है, साहब ने एक और बहुत प्यारी बात बोली, वो रीढ़ की हड्डी वाली बात आपने बोली। यूथ, वो रीढ़ की हड्डी सीधी है एंड पावर इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, राइट, द पावर इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ वो पावर जा रहा है। दो चीजें साफ दिखाई देती है और बहुत साफ दिखाई देती है। इनफैक्ट आपने एक और बात बोला कि कैसे, इनफैक्ट और पदम जी ने भी एक बात बोली, कैसे हम यंगस्टर्स तक ये सारी चीजों को लेकर जा सकते हैं। एक क्लास वो है जिसके पास अनबिलीवेबल क्लैरिटी है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। मतलब जब मैं उनके साथ में बैठता हूं, उनकी क्लैरिटी को देखता हूं, और मैं जब भी उनके साथ बैठता हूं तो मैं उनका विद्यार्थी बन के बैठता हूं, शिक्षक बन के कभी नहीं बैठता हूं। किसी भी यंगस्टर्स के साथ मैं जब भी बैठता हूं तो मैं शिक्षक बन के कभी नहीं बैठता, मैं विद्यार्थी बन के बैठता हूं। मैं मेरी जिज्ञासाएं प्रकट करता हूं, मैं सवाल करता हूं उनसे और उनको बैठ के सुनता हूं। तो मुझे दो चीज दिखाई देती है, एक तरफ एक ऐसा लॉट है जहां पे अनबिलीवेबल क्लैरिटी है, और दूसरी तरफ मैं देखता हूं जहां पे पार्टी बिल्कुल साफ है, एब्सोल्यूटली दिशाहीन। कौन जवाबदार है? ये दोनों ही केसेस के लिए कोई तो जवाबदार है। अगर कहीं पे बच्चों में वो क्लैरिटी है, मतलब कल हॉनेस्टली जब मैं उनके साथ बैठा तो मतलब आई वॉज सो हैप्पी दैट ही कम्स फॉरवर्ड। वो आगे से, सामने से आके, मैं कुछ करना चाहता हूं और मैं जहां पे जाना चाह रहा हूं, क्या मेरी दिशा सही है क्या? ये क्लैरिटी। और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट क्लीन स्लेट, पार्टी साफ, जहां पे न अपनी खुद की कोई सोच है,
न अपनी खुद की कोई पहचान है, न अपनी खुद की कोई भाषा है, न अपनी कोई खुद की कोई पहचान है या अपने खुद के कोई सपने हैं, और ना ही अपना खुद का कोई मकसद है जीवन में। टू मेक इट लाइटर, परसों किसी का एक मैसेज आया। आजकल व्हाट्सएप भी एक बड़ा ज्ञान का भंडार है। तो मैसेज हैप्पी दशहरा का था, तो वहां पे लिखा गया था कि मैंने मेरे भीतर के रावण को तो मार दिया। कितना मारा पता नहीं, बट ऑन अ लाइटर साइड, मैंने मेरे भीतर के रावण को तो मार दिया, मेघनाद को भी मार दिया, पर कमबख्त ये कुंभकर्ण नहीं मर रहा है। हाँ, पर कमबख्त ये कुंभकर्ण नहीं मर रहा मेरा। पर एक और कॉन्ट्ररी लाइन मैंने पढ़ी थी साहब, जो मुझे आई फेल्ट इट इज सो ट्रू एंड इट वॉज ट्रू इन माई ओन लाइफ, कि पीपल आर नॉट लेजी, पीपल आर नॉट लेजी। लोग आलसू नहीं है, लोग आलसी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि उनके पास, उनको अभी तक जीवन जीने का कोई मकसद पकड़ में नहीं आया। और जिस दिन व्यक्ति को जीवन जीने का मकसद पकड़ में आ जाए, एक पर्पस पकड़ में आ जाए, उसके बाद में आदमी कभी चैन से सो नहीं सकता। ये बात करीब 1997, 98, 99 की है, जब मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया में जस्ट आया था और एसएमएस जैसी कोई चीज जस्ट सुनी थी हम लोगों ने। तो एक मैसेज आया करता था, उस वक्त वो एंटर की नहीं होता था, तो मतलब नेक्स्ट लाइन में जाने का जो है ना, वो लग्जरी हमारे पास टाइप करने का नहीं होता था, तो ये फॉरवर्डेड मैसेज को ही फॉरवर्ड किया जाता था हमेशा। वहां पे एक सवाल पूछा गया, उस मैसेज में एक सवाल पूछा गया, और सवाल यह था कि क्या कोई बता सकता है रॉकेट इतना तेज क्यों उड़ता है? रॉकेट इतना तेज क्यों उड़ता है? और फिर नीचे स्पेस 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 करके लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि जिसके पिछवाड़े में आग लगी वो तेज नहीं भागेगा तो क्या करेगा? हाँ, जिसके पिछवाड़े में आग लगी है वो तेज नहीं भागेगा तो क्या करेगा? तो ये पिछवाड़े में आग, ये क्या चीज है? एंड रॉकेट एक जीवंत उदाहरण है, एयरक्राफ्ट एक जीवंत उदाहरण है। अगर किसी को भी ग्रेविटेशनल पुल को अगर बीट करके अगर आपको उड़ना है, जो धरती का गुरुत्वाकर्षण आपको खींच रहा है, वो जड़त्व जो है अपने को खींच रहा है, और अगर मुझे अगर उड़ना है तो मुझे उस गुरुत्वाकर्षण, मतलब मेरा जो बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के बल से ज्यादा हो तो ही मैं टेक ऑफ कर सकता हूं, वरना टेक ऑफ नहीं कर सकता हूं। और वो दो चीजों में, एक आपके मकसद में, और दूसरा मकसद के पीछे के संकल्प में। मकसद भी मिल जाता है बट मकसद के पीछे का संकल्प नहीं मिलता है, तब व्यक्ति विकल्प ढूंढना चालू करता है। और एक बात मैं चाहता हूं कि यहां से बहुत प्रबलता से लेके जाएं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं, संकल्प का कोई विकल्प नहीं, और विकल्प है तो वो संकल्प नहीं हो सकता। और जिसके पास में जीवन का एक मकसद मिल जाए, जनरली आज के मॉडर्न साइकोलॉजी में 3 बातें बताई गई है कि आज के इनफैक्ट मॉडर्न साइकोलॉजी में 3 बातें बताई गई है। आज जितनी भी कॉर्पोरेट्स के साथ मैं काम करता हूं, मैं उन लोगों के एचआर के साथ में मैं बात करता हूं, उनके लीडरशिप कोचेस के साथ में मैं बात करता हूं, और स्कूल के टीचर्स के साथ में मैं बात करता हूं, स्कूल के टीचर्स को मैं कोच करता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें। और एक बात आज बहुत बड़ा फोकस है, मोदी जी भी एक बात कर रहे हैं आज की तारीख में, स्किल इंडिया, राइट?
स्किल डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, यस और नो? व्यक्ति के भीतर जो कार्य कुशलता, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। पर होता क्या है, और स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आज की तारीख में हजारों करोड़ रुपया भारत में इन्वेस्ट किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपया आज की तारीख में स्किल डेवलपमेंट में खर्चा किया जा रहा है। कॉर्पोरेट्स खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट्स खर्चा कर रही है, स्कूल्स खर्चा कर रही है, बहुत सारी चीजें स्किल डेवलपमेंट में हो रहा है। बट इतना सारा खर्चा होने के बावजूद भी रिजल्ट्स आर नॉट विजिबल। रिजल्ट्स आर नॉट विजिबल। रिजल्ट्स क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग चालू किया कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बात समझ में आई कि स्किल सेट पे आप जितना भी इन्वेस्ट कर लो, जब तक माइंड सेट क्लियर नहीं है, स्किल सेट का कोई मतलब नहीं है। वो सीख भी जाएगा, 7 दिन के अंदर भूल जाएगा, यस और नो? बट जिसका माइंड सेट बहुत क्लियर है, जिसका माइंड सेट बहुत क्लियर है, जिसका लक्ष्य बहुत क्लियर है, और लक्ष्य के पीछे का मकसद जिसका बहुत क्लियर है, वो लाइफ में कहीं से भी स्किल सेट को ढूंढ लेगा। और विश्व के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग स्किल सेट लेके पैदा नहीं हुए थे, वो लोग कोई स्किल यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, वो कोई स्कूल में जाके स्किल नहीं सीखे। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, देखिए, एक लोग तरह तरह की बातें करते हैं पैसे वालों के बारे में, और आई थिंक एक सब्जेक्ट जो मैं आज शायद टच करना चाहूंगा, पैसा क्या है, राइट? व्हाट इज मनी, इसको भी शायद मैं टच करना चाहूंगा। बट एक चीज सत्य है, पैसे वालों के बारे में बहुत सारी तरह तरह की बातें की जाती है, पर एक चीज सत्य है कि अगर किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया है किसी भी स्वरूप से, और सुबह हमने बोला था, आज सुबह के सेशन में मैंने बोला था, व्हाट इज बिजनेस? इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। अच्छा, आज सुबह के सेशन में कितने लोग थे? थोड़ा हाथ थोड़ा ऊपर करेंगे। अच्छा, ठीक, ओके, गुड, काफी लोग। बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। पैसा बनाने की प्रक्रिया है। और पैसा कैसे बन सकता है? इट हैपन्स ओनली व्हेन यू फाइंड समवन्स नीड। किसी की नीड को आप आइडेंटिफाई करते हो, या किसी की नई नीड को आप क्रिएट करते हो और उस नीड को फुलफिल करते हो, तभी जाके पैसा कमाया जा सकता, वरना पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो एक चीज सत्य है कि जिसने जो भी कमाया है, कुछ न कुछ तो किया है, समाज में कुछ न कुछ तो योगदान किया है, और बिना समाज में योगदान किए वक्त पैसा नहीं कमाया जा सकता। दिस इज समथिंग विच इज एन एब्सोल्यूट रियलिटी। बट देन द क्वेश्चन इज कि जिसने भी उस लेवल को पहुंचा है, वो कैसे पहुंचा, ये समझने वाली बात है। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि आज शाम को मैं कुछ और लोगों के साथ बैठा था, मैं कुछ सवाल कर रहा था, और 2-4 बच्चे मेरे सामने आए, 2-4 ऐसी बातें सामने आई। एक बच्ची का लक्ष्य था कि 12th कॉमर्स के बाद फैशन डिजाइनिंग में जाना, और एक और माता ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा जब वो कुछ समझता नहीं था, उस वक्त भी वो बात करता था होटल मैनेजमेंट में जाने की, राइट? ऐसी बहुत सारी बातें आती है। Probably I want to share one beautiful story with all of you, which I read in one of the book. एक छोटा सा गांव था, supposed to be a real story. उसको गांव भी नहीं बोल सकते, अपने में कस्बा बोलते हैं, ढौणी बोलते हैं मारवाड़ी में, करेक्ट? एक छोटी सी ढौणी थी, एक ऐसा ग्राम जहां पे बहुत कम आबादी है, कुछ 100, 200, 500 परिवार वहां पे रहते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना स्कूल, ना सैनिटेशन, कोई प्रकार की फैसिलिटीज नहीं, ऐसा छोटा सा गांव। और वहां पे एक बच्चा अपने कुछ और दोस्तों के साथ, एक मिट्टी का थोड़ा ऊंचा सा टीला था, मिट्टी का टीला होता है ना, तो मिट्टी का एक ऊंचा सा टीला था, उसके ऊपर वो अपने दोस्तों के साथ में कंचे खेल रहा था, राइट? और
अगर कोई पूछे कि मैं कौन हूं, अगर कोई पूछे कि मैं कौन हूं, तो शायद मेरी समझ यह कहती है कि आई एम नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव कलेक्टेड सो फार। मैंने जितने एक्सपीरियंसेस को मैंने कलेक्ट किए अपने जीवन में, मतलब जितने लोगों को मैं मिला, राइट, जितने चीजें मैंने सीखी, वो सभी का मिला जुला मिश्रण मैं हूं आज की तारीख में। तो मैंने आज तक जो भी अर्जित किया उसका कलेक्शन मैं हूं। तो वो छोटा सा 11-12 साल का बच्चा, उसकी समझ में यह थी कि कोई भी बड़ी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई भी बड़ी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो आगे या तो बैल होने चाहिए या घोड़ा होना चाहिए। ट्रू? पुराने जमाने में तो यही होता था ना गांव में, अगर कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो या तो बैल होना चाहिए या आगे घोड़ा होना चाहिए। ये उसकी उस दिन की समझ थी। उसने एक हैरत अंगेज चीज देखी, उसके लिए तो हैरत अंगेज थी उस दिन। वो मिट्टी के टीले पे थोड़ा हाइट पे था बच्चा, उसने एक हैरत अंगेज चीज देखी कि एक कुछ वस्तु वहां दूर से चल के आ रही थी, और हैरत अंगेज इसलिए थी क्योंकि आगे ना तो घोड़ा था ना बैल थी, और वो अपने आप चल के आ रही थी। और मैंने सुबह कहा कि आज अगर हमने कुछ खोया है तो हमारी जिज्ञासा खोई है। छोटे बच्चे जब भी कोई नई चीज देखते हैं तो उनकी आंखें मोटी हो जाती थी, लाइक क्यूरियोसिटी से उनकी आंखें मोटी हो जाती है। वो आंखें मोटी हो गई और वो यूं करके उस वस्तु को देख रहा है, और जैसे ही वो उसके सामने से गुजरी तो एक और हैरत अंगेज चीज उसके लिए कि खुद तो चल रही थी, ये तो समझ में आया, बट पीछे से धुआं भी निकल रहा था। अभी उसको ये समझ में नहीं आया था कि ये चीज क्या है, उसको ये समझ में नहीं आया कि अपना आप कैसे चलती है, उसको ये समझ में नहीं आया कि पीछे से धुआं क्यों आ रहा है। और मन में कुछ ऐसे सवाल यहां पे बैठ गए कि ये क्या चीज है, खुद क्यों चलती है, धुआं क्यों निकल रहा था, ऐसे सारे सवाल उसके मन में घर कर गए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से मैं चाहता हूं समझें, और मैं चाहता हूं कि समझ में आ जाए। तो जितने यंगस्टर्स को मिलते हो, जितने पेरेंट्स को मिलते हो, उनको आप प्लीज गाइड कीजिएगा। लेट दिस बी अ स्प्रेड, इसको कैसे हम स्प्रेड किया जा सकता है अगर समझ में आ जाए तो। उन दिनों में वहां पे बाइसिकल्स का चलन हुआ था, साइकिल्स का। तो अभी वो बच्चा बाइसिकल को देखा तो वहां पे भी वो एक चीज तो कॉमन थी कि भाई इसमें भी आगे घोड़ा नहीं है, इसमें भी आगे बैल नहीं है। एक चीज तो कॉमन है, यस और नो। और उसका फादर एक लोहार हुआ करता था, और लोहार की वो जो बड़ी धमनी होती है उससे मतलब वो लोहे को तोड़ मरोड़ के उसको वो करते हैं। तो उन्होंने अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करके एक बाइसिकल का रिपेयर का उन्होंने एक काम नया चालू किया, साइकिल्स रिपेयर करने का। तो अभी ये बच्चा जिज्ञासा से भरा हुआ वो पिता के यहाँ उधर बैठता था, और यूं करके घंटों घंटों बैठता था और देखता था और समझने की चेष्टा करता था कि ये चलती कैसे अपने आप। और व्यक्ति गिरता है, अगर 2 व्हील पे चलनी है तो व्यक्ति गिरता क्यों नहीं, मतलब ऐसे आज शायद हमको ये सब सवाल सिली लग सकते हैं, छोटे लग सकते हैं, बट उसके लिए तो वो बहुत बड़े सवाल थे कि बच्चा ऐसे गिरता, मतलब जो भी व्यक्ति जो साइकिल चलाता है वो गिरता क्यों नहीं है। घंटों घंटों वो बच्चा बैठ के पिता को साइकिल ठीक करते हुए देखता था, और साइकिल क्या है, कैसे काम करता है, और उसके साथ साथ साइकिल रिपेयर करना भी वो पिता के साथ में बैठ के हाथों से करके सीख रहा था। थोड़े साल बीते, उसने साइकिल तो सीख लिया, उसने एक मोटरसाइकिल देखा। उन दिनों में वहां पे मोटरसाइकिल का चलन हुआ, तो उसने एक मोटरसाइकिल देखा। तो अभी मोटरसाइकिल देखा तो मन में वापस सवाल आया कि यह साइकिल का कुछ एडवांस्ड वर्जन है। और एक बात उसको समझ में आई कि अगर साइकिल है तो साइकिल की रिपेयर की दुकान है, तो मोटरसाइकिल है तो उसकी भी रिपेयर की कहीं दुकान तो होनी चाहिए। साइकिल है तो साइकिल की रिपेयर की दुकान है, तो मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल की भी रिपेयर की दुकान तो होनी चाहिए। तो वो पिता से पूछा कि ये मोटरसाइकिल जो है इसके ठीक करने की दुकान कहां पे है। तो उसने बोला कि हमारे गांव के बाजू में एक छोटी सी, मतलब उससे थोड़ा बड़ा गांव है, वहां पे कि मोटरसाइकिल का रिपेयर का दुकान आपको मिल सकता है, उधर जाके ढूंढना पड़ेगा। तो बच्चा निकल पड़ा, बच्चा वहां से निकल पड़ा।
और उसने ढूंढते ढूंढते, जहां संकल्प है तो रास्ता व्यक्ति ढूंढ ही लेता है। एड्रेस, यहां आने का संकल्प था तो हम एड्रेस तो ढूंढ ही लिया है, राइट। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे तो रास्ता तो आपने ढूंढ ही लिया। वहां पे जाके एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है, वहां पे जाके एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है उस दुकानदार से कि मैं ऐसे फला गांव से आया हूं, मुझे बाइसिकल रिपेयर करना पूरी तरह से आता है और काफी, इनफैक्ट 2-3 सालों से मैं बाइसिकल रिपेयर करना सीख रहा हूं। मुझे आपके यहां पे काम करना है, नौकरी चाहिए, बट मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे आपके यहां पे नौकरी चाहिए बट पैसा नहीं चाहिए, खाली रहने की जगह दे दो और मुझे खाना दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, और जी तोड़ मेहनत करूंगा, आप जो सिखाओगे वो सीखूंगा। उसने मोटरसाइकिल रिपेयर के दुकान पे जाके वो दिन रात एक करके, क्योंकि जिज्ञासा थी और जानने की चेष्टा, इच्छा थी, तो वो दिन रात एक करके वहां पे मेहनत करने लगा और सीखने लगा। और ऐसे करके कुछ साल बीते और उसने एक कार देखा, तो वापस उसने मोटरसाइकिल गैरेज के ओनर को पूछा कि भाई इसका भी कोई दुकान होगा इसको ठीक करने वाला। तो ऐसे करते करते एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम हाथों से चीजों को करते हुए किसी को सरेंडर होके, सब देखिए, सीखना है तो किसी को निछावर तो होना चाहिए, सीखना है तो किसी को निछावर तो होना चाहिए, सरेंडर मोड में जाके। और दोस्तों, आप लोगों को सुन के हैरानी होगी, वही बच्चा जो उस छोटे से गांव से निकला था, आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाउंडर बना। विश्व की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाउंडर बना। हिज नेम वाज सोइशिरो होंडा। सोइशिरो होंडा इज द फाउंडर ऑफ होंडा, जो आज की तारीख में वर्ल्ड का 60% मोटरसाइकिल का मार्केट को कमांड करते हैं। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टॉप 5 कार मैन्युफैक्चरर्स में एक है। एंड व्हाट नॉट, होंडा टुडे इट इज इन अ वेरी डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, यस और नो। तो मेरा ये बोलना है बच्चों को, मेरा ये बोलना बच्चों को कि आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, बहुत अच्छा है, ग्रेजुएशन करना बहुत अच्छा है, बट अगर आपका लक्ष्य अगर क्लियर है कि मुझे फैशन डिजाइनिंग ही करना है, तो 10th से 12th से कोई फैशन बुटीक में जाके सेल्स गर्ल का काम करो या सेल्समैन का काम करो, और वहां पे जाके प्रैक्टिकली आप समझो कि फैशन होता क्या है और किस चीज को पैसा मिलता है, किस चीज को पैसा नहीं मिलता है। और वो समझने के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओ। कोई ग्रेजुएशन में जाने का मना नहीं है, बट अगर आप ये सोचते हो कि मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिग्री कर लिया और मुझे मेरे एक ब्राइट करियर मेरा खड़ा हो गया, आंसर इज अ बिग नो। एक और ऐसी ही कहानी मैंने सुनी थी, कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है, मैंगलोर के पास में एक छोटा सा गांव है, कुंदापुर। रियल स्टोरी अगेन, वन मोर रियल स्टोरी, यू नो, छोटा सा गांव है कुंदापुर। वहां पे एक लेडी, शी लॉस्ट हर हस्बैंड। एक लेडी, शी लॉस्ट हर हस्बैंड। बहुत गरीबी थी, तो वो लेडी और लोगों के घर में काम करती थी, फिर भी गुजारा नहीं होता था। तो वहां पे एक छोटे से रेस्टोरेंट में 2 भाई थे उनके, मतलब 2 बेटे थे, छोटे छोटे, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे 2 बेटे थे। उनको स्कूल भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि इतना पैसा होता ही नहीं था। छोटे छोटे 2 बेटों को होटल में काम पे लगा दिया। और गांव में क्या होता है, होटल में सबसे पहला काम क्या मिलता है आपको? बर्तन मांजने का। ये समझना मेरी बात को, हाँ? सबसे पहला काम क्या मिलता है? बर्तन मांजने का। तो ये दोनों बच्चे होटल में बर्तन मांजते थे और काफी सालों तक बर्तन मांजते रहे। फिर प्रमोशन हुआ, फिर वो इनफैक्ट यू नो दे बिकेम बेल बॉयज, राइट, जो ऑर्डर लेते हैं वगैरह। एक भाई के मन में हमेशा एक सवाल आता था, और बहुत सी छोटे बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है ना साहब, ये रियली मतलब समझने वाली और सल्यूट करने वाली है। और आज जितने भी इनोवेशंस होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पे वो क्यूरियोसिटी जरूर काम करती है। उसके मन में एक सवाल आया, सब अच्छा, आप में से कितने लोग रेस्टोरेंट में कभी गए हो? सब लोग गए? अच्छा, मुझे बताओ, रेस्टोरेंट में कब जाते हैं आप? जब भूख लगती तब जाते, बरोबर ना?
अच्छा, रेस्टोरेंट में पैसा देके मतलब आप खाना खरीदते हो, यस और नो? अच्छा, कितने लोग पैसा देके बिना खाए चीज को छोड़ के जाते हो? हम पैसा देते हैं बट प्लेट को पूरा कंप्लीट किए बिना छोड़ के, खाना आधा छोड़ के आ जाते हैं अपन, यस और नो? बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये बच्चे के मन में सवाल आया कि व्यक्ति होटल में आता है जब भूख लगती है तब, और व्यक्ति अपना हार्ड कमाया हुआ पैसा उधर खाने के लिए दे रहा है, फिर भी क्यों इतने सारे आइटम्स में खाना, प्लेट में प्लेट भरा हुआ खाना बर्तन मांजने की जगह पे क्यों आ रहा है? छोटा सा सवाल। और फिर वो देखने लगा, थोड़ा सा इस बात को समझना मत हूं, फिर वो देखने लगा कि कुछ आइटम्स है जो प्लेट एकदम क्लीन, मतलब अपने में वो बोलते ना थाली धो के पीने जितना क्लीन, कुछ प्लेटें इस तरह की क्लीन आती थी और कुछ प्लेटें भरी हुई आती थी। तो वो उस चीज को और अध्ययन करने लगा बच्चा, छोटा बच्चा अपने कैपेसिटी के हिसाब से उसको सीखने समझने लगा। उसका एक निष्कर्ष था, उस बच्चे का एक निष्कर्ष था कि जो खाना वापस आ रहा है, या तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या उसको बनाते वक्त बनाने वाले के भाव ठीक नहीं है। दो वरिष्ठ वक्ताओं ने बात की भाव की। खाना तभी वापस आएगा जब बनाने वाले का बनाते वक्त भाव ठीक नहीं है। तो आप इडली खाते हो, 2 इडली में पेट तो भर जाता है बट दिल कभी नहीं भरता है। और घर में इडली खाते हैं तो 10, 12, 14, 15, 17 इडली पता नहीं कहां चली जाती है, पेट के कौन से कोने में चली जाती पता नहीं, यस और नो? तो ये दोनों भाइयों ने ये दो सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चालू किया, एंड टुडे दे ओन वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स by the name Kamath. This is the story of Rangarao Kamath and एक और भाई शायद शेषगिरी कामत एंड रंगाराव कामत, शायद कामत। एंड उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये बात को समझने वाली है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, अभी आज इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो किसी भी रेस्टोरेंट में कभी भी आ सकते हैं और आके बैठते हैं, कैश काउंटर खोलते हैं, नहीं वो आते हैं, कुछ भी मंगाते हैं खाने के लिए, और वो खाना खा के वो एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कैश काउंटर में कितना रुपया होगा। 10% here or there, the money will be same, just by eating one plate of any randomly ordered food. ये मास्टरी कब आती है? सी, मैं किसी ग्रेजुएशन के, किसी कोर्स के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये बोलता हूं कि सिर्फ डिग्री पे, सिर्फ सर्टिफिकेशन पे अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने XYZ इंस्टीट्यूशन में इनफैक्ट डिग्री ले ली तो मेरा जीवन बन जाएगा, आंसर इज अ बिग नो। फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस यू लर्न द थ्योरी, बट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द मास्टर्स, अगर आज कोई बिजनेस में 50 साल टिका हुआ है तो वो इटसेल्फ अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि 50 साल तक ग्राहक के निरंतर बढ़ती अपेक्षाओं से परे उतरे, इसलिए 50 साल तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यस और नो? 50 साल तक उन्होंने निरंतर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, इसीलिए 50 साल तक उनका एग्जिस्टेंस है, राइट? तो ऐसे मास्टर्स को जब आप सरेंडर करके, और पदम जी साहब ने बहुत बड़ी बात बोली कि बहुत सारी बातें अपने घरों में छुपी है, और हम घरों में छुपा हुआ खजाना छोड़ के हम दुनिया में खजाना ढूंढने चले हैं। My very humble submission to all the parents, very humble submission to all the parents, ग्रेजुएशन करवाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाओ, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट बच्चे को जिस क्षेत्र में भी जाना है उस क्षेत्र में जमीन पे काम करवाओ। और एक बात मुझे जो चुभी उस पूरे जो पहले वाले स्टोरी में है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, काम चाहिए। और जो भी व्यक्ति करियर के पहले 15 साल में पैसे के पीछे भागता है वो जिंदगी भर
पैसा उसके पास नहीं आता है। और जो व्यक्ति पहले 15 साल करियर के पैसे को बिल्कुल साइड में रख देता है और जो सीखने में समय डालता है, लाइफ टाइम तक पैसा उसके पीछे भागता है। एक और बहुत बड़ी बात इनफैक्ट पदम जी ने बोली, नैतिकता। देखिए ऐसा है, दुनिया में हर एक व्यक्ति को ग्रो करना है, ट्रू। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ग्रोथ नहीं करना है। एंड ग्रोथ का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसों में ग्रोथ नहीं है। पैसों में ग्रोथ तो एक आउटकम है, और पैसों में ग्रोथ तभी आएगा जब हमारे नॉलेज में ग्रोथ आएगा निरंतर। पैसों में ग्रोथ जब भी आएगा जब हमारे संबंधों की घनिष्ठता में ग्रोथ आएगा। पैसों में ग्रोथ तभी आएगा जब हमारी शारीरिक शक्तियों में और हमारे स्टैमिना में, हमारे वाइटलिटी में, हमारे एनर्जी में ग्रोथ आएगा। पैसे में ग्रोथ तभी आएगा जब हमारा इंटरनल बैलेंस में, बैलेंस करने की क्षमता में ग्रोथ आएगा। लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं या बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि लाइफ में बैलेंस नहीं है। यस और नो? इंटरनल बैलेंस जिसको बोलते हैं, तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी में जब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा तब तक जो समभाव बोलते हैं, समभाव की इनफैक्ट साहब ने आज बात की थी। समभाव का मतलब क्या है? समभाव एक साधना, विपश्यना। इनफैक्ट ओके, अगर किसी ने भी विपश्यना अगर की है तो विपश्यना में आप समभाव को प्रैक्टिकली सीखते हो कि चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे माइंड के, हार्ट के स्टेबिलिटी में रहूंगा, मैं मेरे इंटेलेक्ट के, मेरे इमोशन के स्टेबिलिटी में रहूंगा। मैं हमेशा एक न्यूट्रल स्टेट में रहूंगा, न बहुत एक्साइट होऊंगा, बहुत डिप्रेशन में चला जाऊंगा, बहुत एंगर में चला जाऊंगा, बहुत एंजाइटी में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। तो जब तक वो आपके समभाव में ग्रोथ नहीं होगा, जब तक आप समाज में जाके, समाज में अलग अलग फोरम्स पे आप कोई योगदान नहीं करोगे और सामाजिक आयाम में आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपकी पहचान नहीं होगी, आपकी पहचान नहीं होगी तो आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। और जो भी आपने क्षेत्र चुना है, उस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र अपना आप में एक समुंदर है, और समुंदर के पास 3 प्रकार के लोग जाते हैं। एक प्रकार होता है जो दरिया के पास जाके पांव भिगो के वापस आ जाते हैं। एक प्रकार का लोग है जो वहां पे जाके मछलियां पकड़ के लेके आते हैं, और एक और प्रकार है जो गोताखोर होते हैं, जो उसके भीतर जाते हैं और वहां से नीचे से मोती लेके आते हैं। तो जो गोताखोर बनता है वो मतलब उसके क्षेत्र में वो निरंतर मास्टरी के दिशा में जा रहा है और हर दिन निरंतर सीख रहा है और हर दिन ये बोलता है कि मेरा दी बेस्ट अभी तक आना बाकी है। तो जब तक आपके प्रोफेशनल आयाम में, आपके जो व्यावसायिक आयाम में आपका ग्रोथ नहीं होगा, तब तक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकता। राइट? बट देन ग्रोथ करने के 2 ही तरीके हैं मेरे हिसाब से। मैं कंक्लूड करूंगा इस बात को करके। ग्रोथ करने के 2 ही तरीके हैं। आपके किसी भी आयाम में आपको अगर ग्रो करना है, किसी भी आयाम में आपको ग्रो करना है, भले ही आपको आध्यात्मिक दिशा में ग्रोथ करना है, भले ही आपको व्यापारिक दिशा में ग्रोथ करना है, भले आपको अपने नेम एंड फेम की दिशा में ग्रोथ करना है, किसी भी दिशा में आपको ग्रोथ करना है, ग्रोथ करने के 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है कि मेरे ग्रोथ के लिए मैं खुद खूब मेहनत करूं। सब समझना मेरी बात को? एक तरीका है कि मैं मेरे ग्रोथ के लिए मैं खुद बहुत सारा मेहनत करूं, और दूसरा तरीका है कि मेरे ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया साथ में मिलकर काम करे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। 2 ही तरीके हैं। मैं खुद, मेरे ग्रोथ के लिए मैं खुद काम करूं, जो डॉक्टर वाई की मैंने बात की थी। राइट? डॉक्टर XYZ की बात याद है आप लोगों को? डॉक्टर वाई क्या था कि भाई पेशेंट आए, मुर्गा आए तो हलाल करूं। करेक्ट? और डॉक्टर Z के लिए कौन काम कर रहा था? पूरा शहर काम कर रहा था, पूरा दुनिया काम कर रहा था उसके लिए। क्यों पूरा दुनिया काम कर रहा था? आज
एक क्लासिकल एग्जाम्पल, मतलब एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जहां पे इस ब्रांड को ग्रो करने में पूरी दुनिया काम कर रही है। हर व्यक्ति ऐसे उठा के दिखाता है कि देखो मेरे पास एप्पल है, करेक्ट, यस और नो? और वो बोलता है कि भाई लैपटॉप लेना तो एप्पल ही लेने का, फोन लेना तो एप्पल ही लेने का। कौन मार्केटिंग कर रहा है? कौन मार्केटिंग कर रहा है? सुबह मैंने बोला था वर्ड ऑफ माउथ, इनफैक्ट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की मैंने बात की थी। कौन मार्केटिंग कर रहा है? दुनिया मार्केटिंग कर रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि दुनिया आपकी मार्केटिंग क्यों करे? उसके पास काम धंधा नहीं है, क्यों करे? दुनिया आपके लिए तभी काम करेगी जब वो आपको इज्जत करेगी। वर्ल्ड विल ओनली वर्क फॉर यू व्हेन द वर्ल्ड रेस्पेक्ट्स यू। और रेस्पेक्ट कब मिलेगा? व्यापार करता है तो दो ही प्रकार की नियत हो सकती है। एक नियत होता है कि मने कई मिलीला, सब मैंने कई मिलीला। और एक नियत होती है कि भाई मेरे यहां पे ग्राहक आया है, मैं उसको कितना दे सकता हूं। उसका हाथ ऐसा है, एक का हाथ ऐसा है, दूसरे का हाथ ऐसा है। मुझे बताओ, आप ग्राहक बन के जाते हो तो आप कैसे व्यापारी के पास जाना चाहोगे? जिसका हाथ ऐसा है या जिसका हाथ ऐसा? कैसे व्यापारी के साथ आप जाना चाहोगे? जिसका हाथ ऐसा है, जिसने हु डिलीवर्स मच मोर देन व्हाट ही इज पेड फॉर। वो व्यक्ति उस जिसको जितना मिला है उससे कई गुना ज्यादा डिलीवर करने की नीयत रखता है। डिलीवरी करे या नहीं करे वो सेकेंडरी बात है, बट जिसका देने की नीयत है, जिसकी देने की नीयत है, उसको दुनिया रेस्पेक्ट करती है। और जब दुनिया रेस्पेक्ट करती है तो दुनिया आपके लिए काम करती है, राइट? और एक ब्रांड किसको बोलते हैं साहब? एक ब्रांड किसको बोलते हैं? तो मेरे हिसाब से ब्रांड उसको बोलते हैं जिसकी 100 रुपए का प्रोडक्ट का कस्टमर 450 रुपए देने को तैयार हो। करेक्ट? 100 रुपए के प्रोडक्ट का 450 देने को तैयार हो। दूसरी बात, माल डिस्पैच करने से पहले पेमेंट आरटीजीएस हो जाए। तीसरा, कंज्यूमर प्रोडक्ट को मांग के खरीदे। वो बोलता है कि साहब मुझे पता है ये 100 रुपए की चीज है, बट फिर भी मैं 450 देना चाहता हूं, राइट? और यहां पे रख के यूं चलना चाहता हूं। करेक्ट? यस और नो? ये कब होता है? ये तभी होता है जब आप उस ब्रांड को रेस्पेक्ट करते हो। और रेस्पेक्ट तभी मिलता है जब उस ब्रांड की नीयत होती है। तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस बात के साथ, कमाना बहुत जरूरी है। कितने लोग? कमाना बहुत जरूरी है। कितने लोग सहमत हो? सब लोग सहमत हो? बचाना बहुत जरूरी है। कितने लोग सहमत हो? राइट? और कितने लोगों को पता है कि कमाना बहुत जरूरी है और बचाना बहुत जरूरी है? कितने लोगों को पता है? एक बार जरा प्लीज हाथ खड़ा करके बताओ ना जरा, कितने लोगों को पता है कि कमाना बहुत जरूरी है और बचाना बहुत जरूरी है? पर कितने लोगों को यह पता है कि क्या कमाना है और क्या बचाना है? क्या कमाना है और क्या बचाना है? हाँ जी साहब, बहुत कम लोगों को पता है। हमारे बुजुर्गों ने हमको यही कुछ बातें दी। उन्होंने कहा कि कमाना है तो इज्जत कमाओ, पैसा अपने आप आएगा। कमाना है तो रेस्पेक्ट कमाओ, गुडविल कमाओ, पैसा अपने आप आएगा। यस और नो? और बचाना है तो समय बचाओ, आपको लेवरेज ऑटोमेटिकली मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन वैसे ही हो जाएगा। रेस्पेक्ट कमाओ और समय बचाओ। एंड रेस्पेक्ट कैसे कमाया जाता है? वो धीमी आवाज में बोल रहे थे, हाउ हाउ हाउ। रेस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है? दो ही तरीके हैं साहब, मेरे हिसाब से दो ही तरीके। तीसरा कोई तरीका मेरे मतलब मुझे नहीं पता है, अगर कुछ और है तो मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं मेरी समझ को और अपग्रेड करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से दो ही तरीके हैं रेस्पेक्ट कमाने के, तीसरा कोई तरीका नहीं है।
पहला तरीका रेस्पेक्ट कमाने का, आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट। एक कहावत है, वी जज अवरसेल्व्स बाय अवर कैपेबिलिटीज। हम अपने आप को अपनी क्षमताओं के आधार पर मापते हैं, बट द वर्ल्ड विल जज अस ओनली बाय अवर अचीवमेंट्स। व्हाट रियली मैटर्स इज रिजल्ट। दुनिया हमको हमारी क्षमताओं के आधार पर, मैं बड़ा 30 मार खान हूं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ा 30 मार खान हूं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं इज व्हाट वर्ल्ड इज वरीड अबाउट, यस और नो। और जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसको उससे हायर ग्रेड में एडमिशन मिला, यस और नो। और वहां पे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसको और हायर ग्रेड में एडमिशन मिला, जिसने वहां पे एडमिशन किया उसको और जहां पे वहां पे रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहला तरीका है रेस्पेक्ट को कमाने का, आपका रिजल्ट बोलना चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा वन ऑफ द नॉटीएस्ट स्टूडेंट, इज अ बिग टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट, वन ऑफ द स्टॉक इनफैक्ट बीएसई लिस्टेड कंपनी। वो बोलता, साहब अभी हम क्या बोले साहब, हमारा बैलेंस शीट बोले तो समझ में आए। करेक्ट। तो आपका बैलेंस शीट बोलना चाहिए सबसे पहली बात। तो फर्स्ट थिंग दैट हेल्प्स यू अर्न रेस्पेक्ट इज योर रिजल्ट्स। और दूसरी चीज आपका व्यवहार। आपका व्यवहार। आप अपने क्षेत्र में कितने भी बड़े मास्टर हो, बट अगर आपकी व्यवहार में अगर क्लैरिटी नहीं है, आपके व्यवहार में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके व्यवहार में अगर विनम्रता नहीं है, आपके व्यवहार में अगर जिज्ञासा नहीं है, आपके व्यवहार में अगर सीखने की नीयत नहीं है, और आपके व्यवहार में अगर देने की नीयत नहीं है, तो आप कितने भी बड़े मास्टर होके भी आपका रेस्पेक्ट आप कमांड नहीं कर सकते। और अगर ये दो चीजें हैं, रिजल्ट और व्यवहार, ये दो चीजें अगर आपकी निरंतर अच्छी है, तो धीरे 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 आप देखोगे कि आपका इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ता जाएगा ऐसे। और एक समय आएगा जब पूरा विश्व आपके लिए काम करेगा। तो आई थिंक इसी बात के साथ, समय की मर्यादा है, आई थिंक 10 मिनट क्वेश्चन आंसर में, राइट। तो आई होप आई हैव एडेड सम वैल्यू। अगर किसी का कुछ सवाल है तो प्रॉब्ली आई वुड बी हैप्पी। एंड दो हमारे वडील भी यहां पे है साहब, अगर आप भी यहां पधार सके तो। अगर कोई सवाल हो। राकेश जी ने जो कंक्लूजन किया